हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सीबीसीएस द्वारा जारी किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में अपना नामांकन लिए हैं और अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने मेजर पेपर या फिर माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर में पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र रखा है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर या फिर माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। यह आपकी पहली महामैराथन क्लास होगी। इसके साथ साथ ही मैं आपको एक और महामैराथन क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। आप दोनों क्लास को देख लीजिएगा। आपके पेपर में जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो मेजर पेपर में हो या फिर माइनर पेपर में या फिर एमडीसी पेपर में, आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है। इसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूं। बस आप लोग इस क्लास को पूरी शिद्दत के साथ कीजिए। चलिए फटाफट से हम लोग सेशन की तरफ बढ़ेंगे। एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। फटाफट से सेशन को लाइक करके चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आने वाली क्लास के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। अब सवाल होंगे आपके मन में कि सर ऑब्जेक्टिव की क्लास कहां से मिलेगी, तो देखिए मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव की 2-3 क्लास जो है मैंने आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप बड़ी सरलता के साथ हल कर सकोगे। आइए बात करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। आज के क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं वह कौन कौन सा है, तो देखिए हम लोग सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं आपको रटाने नहीं आया हूं, यहां पर सिर्फ स्लाइड दिखाकर यहां पर पढ़ने नहीं आया हूं। मैं चीजों को आपको समझाने के लिए आया हूं और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। बस आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई क्या कहता है, आपका पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र की परिभाषा दे। अब बात कर लेते हैं हम लोग लोकतंत्र की, तो ध्यान से समझिएगा। लोकतंत्र जो है, जिसका इंग्लिश नाम क्या होता है, डेमोक्रेसी। क्या होता है भाई साहब, इंग्लिश नाम जो होता है इसका, यह होता है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी जो है यह 2 तरह के शब्द से मिलकर बने हुए हैं। ग्रीक के 2 शब्द, जिसका नाम है, एक का नाम है डेमोस और दूसरे का नाम है क्या, तो भाई साहब दूसरे का नाम है क्रेटिया, ठीक है। अब इस दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। इस डेमोस और क्रेसिया का जो अर्थ होता है भाई साहब, ये होता है क्या, तो जनता की शक्ति होता है। क्या होता है, जनता की शक्ति। अर्थात कहें तो लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वह भी जनता की शक्ति हो जाएगी। तो हम लोकतंत्र को कैसे परिभाषित कर सकेंगे, तो लोकतंत्र को परिभाषित करने का सीधा सीधा तर्क यह आता है कि लोकतंत्र एक प्रकार की शासन प्रणाली है और यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता जो है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, तो शासन करने का काम करती है। कुछ चर्चित व्यक्तियों का क्या मानना है, जैसे कि मान लीजिए, सबसे पहले आपको याद रखना है और सबसे इंपॉर्टेंट बातें यह हैं कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का एक बहुत ही सटीक और बहुत ही शानदार परिभाषा दिया है, जो कि अभी तक बात करें तो लोकतंत्र पर सटीक बैठने वाली परिभाषाओं में से एक माना जाता है। देखिए, इन्होंने बताया लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र जो है यह जनता के लिए और जनता के द्वारा निर्मित शासन व्यवस्था है। कहने का मतलब कि सीधा सीधा यह होता है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता सर्वेसर्वा होती है। अर्थात कहें तो इसमें सब कुछ जो है यह जनता के हाथ में ही होता है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो भी चीजें होती है वो किसके लिए होती है, तो भाई साहब जनता के लिए होती है। जनता का ही सब कुछ होता है। और इस शासन व्यवस्था में अगर मान लीजिए प्रतिनिधि का भी चुनाव करना होता है तो वह किसके द्वारा चुना जाता है, भाई साहब वह जनता के द्वारा ही चुना जाता है। अर्थात हर जगह जो है जनता अपनी अहम भूमिका निभाती है। इसलिए अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जो है यह जनता के लिए और जनता के द्वारा निर्मित शासन व्यवस्था है। इसी संदर्भ में एक और सीले की कहावत है। देखिए सीले के द्वारा क्या माना गया है, तो सीले ने माना है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। क्या होता है, यानी कि हर एक व्यक्ति की भागीदारी होती है। यह इस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर आपको क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि लोकतंत्र जो है, जहां पर भाई साहब जनता क्या होती है, सर्वेसर्वा होती है। जनता के हाथ में ही सब कुछ निहित होता है। चाहे वह अब्राहम लिंकन के माध्यम से समझ पाइए आप या फिर सीले के माध्यम से समझ पाइए। तो उम्मीद करता हूं आपने लोकतंत्र की परिभाषा को समझ लिया होगा। पहली बातें तो मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र जो है यह डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूप है और डेमोक्रेसी जो है यह ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक डेमोस और दूसरा जो है क्रेटिया, ठीक है। इसमें इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जनता की शक्ति होती है। अर्थात कहे तो इसमें जनता ही सब कुछ होता है।
फिर बात करेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगर आपको समझ में आ रही है तो प्रिय दोस्तों, आप सभी दोस्तों को शेयर करने की कोशिश कीजिए। जितने भी दोस्त आपके साथ पॉलिटिकल साइंस जो है सब्जेक्ट रखे हुए हैं, चाहे मेजर पेपर में या फिर माइनर पेपर में या फिर एमडीसी पेपर में, उन सभी स्टूडेंट्स तक ये क्लास पहुंचाइए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारी क्लास आपको कैसी लगती है। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगती है तो बस आपका एक प्यारा सा सपोर्ट चाहिए। आप जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे, मैं आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लाता रहूंगा और इसी चैनल पर आपको डेली वेज में आपको हर एक क्लास की महामैराथन क्लास भी मिल जाएगी। आइए समझते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न को। तो आपका दूसरा प्रश्न कहता है मौलिक आधार पर टिप्पणी करें। अब यहां पर समझेंगे, देखिए की पॉइंट क्या है क्वेश्चंस का। मौलिक अधिकार ये हमें प्रदान कौन करता है? तो मौलिक अधिकार जो है हमें हमारे देश का संविधान प्रदान करता है मेरे भाई। कौन प्रदान करता है? संविधान प्रदान करता है। और इसके अंतर्गत कई सारे अधिकार जो हैं ये हमें मिलते हैं। जैसे कि बात करें तो वर्तमान समय में हमारा भारत देश का जो संविधान है यह हमें 6 प्रकार के अधिकार प्रदान करते हैं। पूर्व में जब इस संविधान को गठित किया गया था उस समय इसमें 7 अधिकार हमें प्रदान किए गए थे, लेकिन एक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया तो हटा दिया गया और इसे अब जो है यह कानून के अधिकार के रूप में जाना जाता है, संपत्ति का अधिकार। और अर्थात जो है हमें अभी जो है भाई साहब कुल मिलाकर 6 तरह के अधिकार प्राप्त है। उसी में जानते हैं हम लोग मौलिक अधिकार को। तो देखिए यह एक प्रकार का ऐसा अधिकार होता है जो जीवन के मौलिक एवं अनिवार्य होने के परिणाम स्वरूप संविधान के द्वारा जो है नागरिकों को क्या किया जाता है तो प्रदान किया जाता है। और यह एक प्रकार का ऐसा अधिकार है जिसे राज्य के द्वारा जो है इसमें विशेष हस्तक्षेप करके जो है इसे भंग करने का प्रयास नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे अधिकारों को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? मौलिक अधिकार कहेंगे। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आप समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकार एक प्रकार का वैसा अधिकार है जिसे देश के सर्वोच्च कानूनों में निहित किया गया है, यानी कि जिसे देश के सर्वोच्च कानूनों में शामिल किया गया है। और एक प्रकार की यह ऐसा कानून है जिनकी पवित्रता एवं अनुलंघिता को विधायिका एवं कार्यपालिका भी स्वीकार करती है। यानी कि इसके हर एक चीजों को जो है किसके किसके द्वारा तो विधायिका और कार्यपालिका को भी क्या करना होता है? स्वीकार करना होता है। आगे समझेंगे हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में। तो देखिए इसका अर्थ यह है कि मौलिक अधिकार का अतिक्रमण ना तो कार्यपालिका कर सकती है और ना ही क्या कर सकती है तो विधायिका कर सकती है। इन्हें जो है क्या करना होता है तो इनकी बातों को मानना होता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स वैसे ही आपको नहीं दे दिया जाता है। इन्हें जो है इनको प्रदान करने के लिए इन पर काफी ज्यादा विमर्श होती है, काफी ज्यादा बातों का चर्चा होता है, फिर जाकर जो है आपको क्या किया जाता है तो मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर यदि कार्यपालिका या विधायिका के द्वारा इसे भंग करने का प्रयास किया जाए तो क्या हो सकता है? तो देखिए यदि ऐसा स्थिति आता है, यदि इनका हनन होना शुरू होता है तो न्यायपालिका जो है उसे असंवैधानिक कार्य घोषित कर सकते हैं। ठीक है, न्यायपालिका के द्वारा क्या किया जा सकता है तो उसे असंवैधानिक मानकर, यानी कि संविधान के खिलाफ मानकर जो है उसे निरस्त कर दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर मौलिक अधिकार के बारे में ये जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं मौलिक अधिकार क्या है ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह कानून है। देखिए आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कानून पर टिप्पणी करें या फिर कानून को परिभाषित करें। तो देखिए कानून को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई? कानून को इंग्लिश में कहते हैं लॉ। क्या कहते हैं? लॉ, यानी कि कानून या फिर कहे तो नियम। अब ये जो लॉ शब्द है अंग्रेजी का, यह जर्मन शब्द से बना हुआ है। एक जर्मन शब्द जो कि ले है। क्या है भाई साहब? ले, इससे बना हुआ है लॉ। अब इसका ले का क्या अर्थ होता है? तो देखिए ले का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है समानता। क्या होता है? समानता कह लीजिए या फिर निश्चित कह लीजिए। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कानून के संदर्भ में कि कानून जो होती है भाई साहब यह क्या होता है? सभी के लिए एक समान होता है। ऐसा नहीं है कि राजा के लिए कानून अलग होगा, प्रजा के लिए कानून अलग होगा, एक अमीर व्यक्तियों के लिए कानून अलग होगा, एक गरीब व्यक्तियों के लिए कानून अलग होगा। आपके राज्य के अंतर्गत या फिर आपके देश के अंतर्गत जो भी कानून बनाए जाएंगे उस कानून में जो है भाई साहब सभी के लिए समानता का अधिकार प्राप्त है। सभी पर जो है यह कानून जो है क्या होता है? समान रूप से लागू होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कानून के बारे में। तो हम लोग आंसर में कैसे लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे सर कानून अंग्रेजी शब्द लॉ का क्या है तो हिंदी अनुवाद है। और इसकी उत्पत्ति, लॉ शब्द जो है जिसकी उत्पत्ति कहां से हुई है तो जर्मन भाषा के शब्द ले से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित या समानता। अर्थात कहे तो राज्य की ओर से जिन नियमों का निर्माण किया जाता है उन नियमों को ही क्या कहा जाता है तो कानून कहा जाता है। किसी भी देश के अंतर्गत या फिर किसी भी राज्य के अंतर्गत जो कानून व्यवस्थाएं क्या होती है
बनाई जाती है, जो नियम व्यवस्थाएं बनाई जाती है उस देश को चलाने के लिए, उस राज्य को चलाने के लिए, उस व्यक्तियों, उस राज्य के अंतर्गत या फिर उस देश के अंतर्गत व्यक्तियों को एक सुचारू रूप से जीवन प्रदान करने के लिए जो नियम व्यवस्थाएं बनाई जाती है, उसी नियम व्यवस्था को क्या कहा जाता है? कानून कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे समझने का हम प्रयास करें तो दूसरे शब्दों में कहेंगे कि कानून एक प्रकार का क्या है? तो नियमों का समूह है। कानून क्या है? एक प्रकार के नियमों का समूह है जिससे जो है राज्य द्वारा क्या की जाती है? तो मान्यता प्रदान की जाती है और न्याय के प्रशासन में इसे क्या किया जाता है? तो लागू करने का प्रयास किया जाता है और लागू किया जाता है, जिससे जब यह सुचारू रूप से कार्यरत हो जाती है तो सभी लोगों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, कानून की अगर बात करें तो कानून का प्रचलन केवल नागरिक समाज में ही हो सकता है। कानून जो है यह केवल और केवल नागरिक समाज में ही प्रचलित हो सकता है। इसे अन्य समाज में अगर आप प्रचलित करने का प्रयास करें तो लोग जो है भाई साहब उस विधि व्यवस्था को समझ नहीं पाएंगे। जब आप चीजों को समझ ही नहीं पाएंगे तो उस तरह का प्रयास करना जो है निरर्थक होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कानून का प्रचलन जो है यह केवल और केवल नागरिक समाज में हो सकता है। कानून के लिए क्या है? तो भाई साहब नियमों का एक समूह होना आवश्यक होता है। जब तक नियम नहीं बनाएंगे तब तक आप इसे क्या कर सकते हैं? तो कानून के रूप में लागू नहीं कर सकते हैं। और कानून कोई एक नहीं होता है, इसमें क्या होता है भाई साहब? कई सारे नियम होते हैं। कई सारे नियमों को संग्रहित करके एक समूह के रूप में इसे बनाया जाता है। एक समूह के रूप में बनाकर जब क्या किया जाता है तो इसे सुचारू रूप से राज्य के अंतर्गत या फिर देश के अंतर्गत इसे लागू किया जाता है। तो यही जो है व्यवस्था क्या कहलाती है? कानून कहलाती है। और इस कानून व्यवस्था से क्या होता है? तो सभी लोगों का कल्याण होता है। यानी कि कहे तो कानून का उद्देश्य क्या होता है? तो कानून का इकलौता उद्देश्य होता है सार्वजनिक कल्याण। क्या होता है भाई साहब? सार्वजनिक कल्याण, यानी कि सभी लोगों का कल्याण जो है कानून का क्या है? तो यह एक उद्देश्य होता है। तो उम्मीद करता हूं आप कानून के बारे में समझ गए होंगे कि कानून, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यह लॉ का हिंदी रूप है। ठीक है, लॉ जो कि ले से बना है, जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है समानता। और यह हमें बताता है कि कानून जो है भाई साहब यह सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। यह कहां लागू हो सकता है? तो केवल नागरिक समाज में लागू हो सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सभी लोगों का कल्याण होना। ठीक है, तो ये सारी बातें आप कानून के बारे में याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? मेरे भाई अगला प्रश्न कहता है धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को लिखिए। देखिए, बात करते हैं हम लोग धर्मनिरपेक्ष की, तो इसे जरा ध्यान से समझिएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन हो सकता है? जहां धर्म पर कभी उंगलियां नहीं उठती है। जैसे मान लीजिए हमारे देश को, ठीक है, हम जिस देश में रहते हैं वह देश भारत है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। लेकिन अभी वर्तमान की जहां परिस्थिति की बात कर लिया जाए तो वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में बहुत ज्यादा धर्मों पर सवाल उठते हैं। धर्मों को राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया जाता है और ये सारे पहलू जो है कहीं ना कहीं ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो है गुण नहीं है, उसकी विशेषता नहीं है। तो हम इन्हीं चीजों को समझेंगे कि आखिर धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या अवधारणा है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष की अगर मैं बात करूं तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा के संबंध में जॉर्ज आस्लर ने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य इस विश्व अथवा वर्तमान जीवन से संबंधित है जो धार्मिक या द्वैतवादी विचारधाराओं से क्या हुआ है? तो बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। अर्थात जॉर्ज आस्लर का जो कहने का तात्पर्य था वह क्या था? तो देखिए, इनके कहने का तात्पर्य था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है यह एक ऐसा राज्य है जहां सांसारिक, लौकिक एवं ऐच्छिक सभी गुणे होनी चाहिए और उसका कोई एक विशेष धर्म नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमारे भारत देश के अंतर्गत जो है चीजें क्या आ रही है कि इसे हम सनातन धर्म का देश बनाएंगे। किसका बनाएंगे भाई साहब? सनातन धर्म का। ठीक है, अच्छी बात है भाई। देखिए, कभी एक ऐसा समय था जब हम लोग आर्य समाज के थे। कैसे समाज के थे? आर्य समाज के थे। फिर यहां पर वैदिक समाज आ गया। ठीक है, फिर हम लोगों का हिंदू धर्म आ गया। ठीक है भाई साहब, फिर इसके बाद अब कह रहा है कि भाई साहब हम इसे सनातन के रूप में प्रदान करेंगे। ठीक है, सनातन के रूप में परिणत करेंगे। तो ये भाई साहब कब तक बदलते रहोगे? ठीक है, ये ठीक है बदलना, अगर आपको उचित लगता है तो आप कर सकते हो। बट यहां जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की अगर मैं बात करूं, जैसे आप कहते हो कि हमारा देश जो है यह धर्मनिरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, तो इसकी ये विशेषताओं में से नहीं है, क्योंकि यहां किसी एक विशेष धर्म को जो है मान्यता नहीं दी जाती है। इसी प्रकार जो है हम कहें तो इस प्रकार का राज्य जो है यह क्या होता है? तो इस प्रकार का राज्य धर्म विरोधी नहीं होना चाहिए। जो भी धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसको धर्म का कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कभी भी धर्म के नाम पर भेदभाव
नहीं देखने को मिलना चाहिए। अगर धर्म के नाम पर भेदभाव देखने को मिलता है, किसी भी धर्म का विरोध किया जाता है, तो वह राज्य कभी भी धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं कहलाएगा। और शुरुआत में ही मैंने आपको बताया है कि आज धर्म को क्या किया जा रहा है, तो राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीति से जोड़कर क्या होता है, तो धर्मों का प्रचलन किया जा रहा है। धर्म के प्रति जो है राजनीति लोग करते हैं, और आजकल राजनीति का जो पहलू है यह पूरी तरीके से धर्म पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत बताया जाता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य एक वैसा राज्य होता है जहां पर धर्म को राजनीति से अलग रखना ही क्या है, तो उचित माना जाता है। अर्थात एक छोटे से शब्दों में आप इसे समझ सकते हो कि धर्मनिरपेक्ष राज्य एक वैसा राज्य है जहां कोई एक विशेष धर्म की प्रचलन नहीं होती है। यहां सभी धर्मों को एक समान रूप से देखा जाता है, किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं की जाती है, किसी भी धर्म का क्या किया जाता है, तो भाई साहब उसका जो है विरोध नहीं किया जाता है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। इन सभी चीजों का जहां पर क्या होता है, अमल नहीं किया जाता है, वैसे ही राज्य को हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कह सकते हैं। अन्यथा अगर ऐसा पाते हैं तो वह राज्य जो है भाई धर्मनिरपेक्ष राज्य की सूची से बाहर हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। तो भाई साहब नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है सामाजिक न्याय पर क्या करें, तो टिप्पणी करें। समाज के अंदर होने वाले न्याय को ही हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस न्याय का संबंध जो है किससे है, समाज से है। यानी कि सामाजिक न्याय का जो क्षेत्र होता है वह क्या होता है, समाज होता है। अब देखिए यहां पर भी कुछ सकारात्मक पहलू हैं और कुछ नकारात्मक पहलू हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए समाज के अंतर्गत जो है यह विभिन्न धर्म के लोग पाए जाते हैं। आपको पता है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस तरह के कई सारे धर्मों के लोग जो हैं आपके समाज के अंदर पाए जाते हैं। कई सारे जातियों में ये धर्म विभाजित है। जैसे हम हिंदू धर्म से हैं या फिर कोई मुस्लिम धर्म से हैं, तो उसमें कई सारी जातियां होती है, साथ ही साथ वह कई समुदाय के लोग होते हैं। इन सभी चीजों से जुड़े हुए लोग जो है एक समाज में क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब इन सभी के प्रति न्याय कब होगा, जब सभी को एक समान रूप से देखा जाएगा, किसी के साथ भेदभाव जैसी भाव जो है यह प्रकट नहीं होगी। इतना ही नहीं, देखिए समाज में और भी तरह के बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो काफी धनी मनी व्यक्ति है, यानी कि जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो सबल व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है। कुछ गरीब लोग हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये देखकर ये नहीं हमें करना चाहिए कि ये व्यक्ति धनी है तो इसे समाज के अंतर्गत जो है अधिक लाभ मिलने चाहिए। इसका जो है इसके प्रति कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो जो इसके खिलाफ हो सके। गरीब व्यक्ति कोई है तो इसे दबाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। इस तरीके की अगर परिदृश्य आपके सामने आती है तो वह सामाजिक न्याय के अंतर्गत नहीं आएगा। किसके अंतर्गत नहीं आएगा, सामाजिक न्याय के अंतर्गत नहीं आएगा। अर्थात सामाजिक न्याय से मेरा तात्पर्य यह है कि समाज के अंतर्गत होने वाला वैसा न्याय जो सभी को एक समान रूप प्रदान करती है। क्या करती है, समान रूप प्रदान करने का कोशिश करती है या प्रदान करती है, उसी को हम लोग सामाजिक न्याय की श्रेणी में रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सामाजिक न्याय को समझ गए होंगे। बाकी आंसर जो है ये आप आंसर लिखा हुआ है, यहां से आप क्या कर सकते हैं, तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, या भाई साहब मैं आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा क्लास के बाद। आप चाहे तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस क्या कहता है, स्वतंत्रता पर टिप्पणी करें। अब देखना मेरे भाई, स्वतंत्रता की अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्रता का लोग आजकल जो है काफी ज्यादा गलत फायदा उठाता है। आप देख पा रहे होंगे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है दुर्व्यवहार लोगों के साथ देखने को मिलता है। आप स्वतंत्र हैं, आपको संविधान स्वतंत्रता का अधिकार देता है। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो है आपका एक अधिकार स्वतंत्रता का भी अधिकार है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का नुकसान पहुंचाओ, आपकी वजह से किसी का हानि हो। इस तरीके की स्वतंत्रता को स्वतंत्रता नहीं कहा जाता है, यह कानूनन अपराध माना जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं कि आखिर हमें स्वतंत्रता के संदर्भ में आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो देखिए स्वतंत्रता की अगर मैं बात करूं तो यह लिबर्टी का जो है हिंदी रूप होता है। अब लिबर्टी जो है यह कैसे बना है, तो लिबर्टी जो है भाई साहब लैटिन भाषा के एक शब्द लीवर से बना है। अब लीवर का क्या अर्थ होता है, तो जरा लीवर के अर्थ को समझिएगा। देखो लीवर का शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब इसका मतलब होता है बंधनों का अभाव। क्या होता है, बंधनों का अभाव। अब देखो इसी का लोग फायदा उठाता है। यहां पर लीवर का अर्थ हो गया बंधनों का अभाव, यानी कि कोई भी पाबंदियां जो है लोगों पर नहीं होती है। और इसी कारण से लोग क्या करते हैं, तो अनेक तरह के गलत कदम उठाते हैं। आपके अंदर जो है आपके समाज में आपने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखा होगा, समय समय पर आपको देखने को मिलती है कि काफी सारे लूटपाट होते हैं,
बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कई सारे स्थिति ऐसे पैदा कर देते हैं जो समाज के अंतर्गत जो है उसे दुर्व्यवहार के रूप में देखा जाता है। तो इन सभी परिस्थितियों को हम लोग स्वतंत्रता का रूप नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब एक कानूनन जुर्म है, समझ गए ना। तो यही बंधनों के अभाव, जो लिबरा का अर्थ है, लिबर का अर्थ है भाई साहब, यह लिबर्टी का कभी अर्थ नहीं हो सकता। लिबर्टी का शाब्दिक अर्थ अगर मैं बात करूं, लिबर्टी जो है यह हमें प्रदान क्या करती है? तो देखिए, आजादी का मतलब यह होता है कि आपके पास सिर्फ उतनी सी आजादी है कि आप किसी को हानि ना पहुंचाए, किसी के काम को करने की क्षमता को क्या करे तो उसे अवरुद्ध ना करे। आप अपने काम करने की क्षमता को क्या कह सकते हैं? तो आप अपना स्वतंत्रता का अधिकार कह सकते हैं। वह आपका सिर्फ और सिर्फ इतना अधिकार है कि आप वैसे वर्क ही करें जो आपके फायदे के लिए होगा, ठीक है, और आपके फायदे के साथ साथ वह किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अगर किसी को नुकसान पहुंचाता है तो वह क्या है? वह नकारात्मक पहलू हो जाता है स्वतंत्रता का। अब देखिए, स्वतंत्रता के संबंध में लॉस्की साहब का कुछ मानना है। लॉस्की साहब बताते हैं कि भाई साहब, स्वतंत्रता के दो तरह के पहलू हैं, और अभी मैंने भी बताया आपको कि स्वतंत्रता का दो तरह का पहलू है। एक ऐसा पहलू जो समाज के अंदर क्या करती है तो कुरीतियों को फैलाती है। दूसरा ये कि समाज में आपको एक कुशल नागरिक का रूप प्रदान करता है। वही उसी प्रकार से लॉस्की ने भी बताया है कि स्वतंत्रता जो है इसके दो पहलू हैं। पहला तो है नकारात्मक पहलू और दूसरा सकारात्मक पहलू। अब इनके अनुसार हम लोग समझेंगे कि इसने नकारात्मक स्वतंत्रता को क्या माना है, नकारात्मक स्वतंत्रता को क्या समझाने का प्रयास किया है। तो लॉस्की साहब कहते हैं कि निश्चित सीमा के अंतर्गत बंधनों का अभाव होना, यह क्या है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता है। इसके अनुसार स्वतंत्रता सामाजिक सिद्धांतों के ऊपर नियंत्रण का अभाव है, जो आधुनिक सभ्यता को क्या करती है? तो आधुनिक सभ्यता के अंतर्गत जो है व्यक्तियों के सुख के लिए आवश्यक होता है। परंतु स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू के बारे में इन्होंने बताया है कि यह जो सकारात्मक पहलू है यह स्वतंत्रता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका तात्पर्य आत्मविश्वास अथवा कहे तो अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उपलब्ध समुचित अवसरों को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आपका जो सकारात्मक पहलू है स्वतंत्रता का, वह क्या है? तो आपके आत्मविश्वास पर डिपेंड करता है, या आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो है यह काफी उचित माना जाता है। तो ये दो तरह से किसके द्वारा? लॉस्की के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है कि स्वतंत्रता का जो है दो पहलू, नकारात्मक और सकारात्मक पहलू क्या है। वैसे आप मोटे तौर पर समझ गए कि स्वतंत्रता का जो है क्या अर्थ होता है। स्वतंत्रता का मतलब किसी को हानि ना पहुंचाना है। आप स्वतंत्र भले ही हैं, आप कोई भी चीज कर सकते हैं, ये आपको आजादी है, लेकिन एक चीजों को ध्यान रखकर कि उस करने से, जो काम आप कर रहे हैं उसके करने से जो है किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का हानि नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो वो कानूनन जुर्म माना जाएगा। फिर बात करेंगे, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। तो मेरे भाई आपका अगला प्रश्न कहता है समानता के अधिकार पर टिप्पणी करें। अब यहां पर समझिएगा समानता का क्या अधिकार है, ठीक है, राइट ऑफ इक्वालिटी। तो देखिए समानता के अधिकार की अगर मैं बात करूं तो समानता का सीधा सीधा अर्थ तो आप ये समझते हैं कि समान। समानता का क्या अर्थ होता है? समान, अर्थात जो है सभी नागरिक क्या हैं? तो भाई साहब समान है। ये अधिकार किसको प्राप्त है? ये समानता का अधिकार जो है भाई साहब यह नागरिकों को प्रदान है, ठीक है। आप चलिए फटाफट से हमें कमेंट करके बता दीजिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हमें जो है समानता के अधिकार का वर्णन मिलता है। फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिए, देखें कि आप लोग की तैयारी कैसी है। चलिए बात कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा टिप्पणी कर लेते हैं समानता के अधिकार पर कि आखिर समानता के अधिकार को एक्सप्लेन हमें कैसे करना है। तो भारत के सभी नागरिकों को जो है या कानून की निगाह में क्या माना गया है? तो एक समान माना गया है, और सबों को समान रूप से कानून का संरक्षण प्राप्त है। सभी लोगों को जो है कानून या समानता का अधिकार देती है। साथ ही साथ कानून जो है यह सभी पर समान रूप से लागू होता है। यदि आप भाई साहब कोई गुनाह करते हैं तो आप समान रूप से दंडित किए जाएंगे। जिस तरीके से एक राजा को दंड दिया जाएगा उसी प्रकार से एक प्रजा को, जैसे एक प्रजा को दंड दिया जाएगा, राजा भी अगर उस तरह की गलती करते हैं तो सेम दंड किसको मिलेगा? भाई साहब राजा को भी मिलेगा। एक धनवान की बात कर ले तो कोई धनवान अगर गलत करता है तो उसे भी वही दंड मिलेगा जो एक क्या है? तो भाई साहब एक गरीब व्यक्ति को दंड मिलता है। तो इस तरीके की समानता जो है यह भारत के नागरिकों को कौन प्रदान करता है? तो संविधान प्रदान करता है। अब अगर मैं बात करूं समानता की तो देखिए कानून के सामने समता
ये जो है भाई साहब क्या है, तो एक तरीके से आपको समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अब इस कानून के समक्ष जो है आप में समता दिया गया है, यानी कि समानता प्रदान की गई है। यह कैसे? तो भारत के सभी नागरिक कानून की दृष्टि में क्या है, तो एक समान माने जाते हैं। ये अपने जीवन की सुरक्षा और उन्नति के अवसर जो है न्यायालय के द्वारा समान रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई दबाने का प्रयास कर रहा है या फिर आप पर कोई अपना अधिकार कायम करने का प्रयास कर रहा है और सामाजिक तौर पर आपको कोई सहयोग कहीं से नहीं मिल रहा है, तो आप इसके लिए न्यायालय यानी कि कोर्ट का दरवाजा क्या कर सकते हैं, खटखटा सकते हैं। कोर्ट आपको क्या करेगी, तो उचित साक्ष्य के आधार पर आपको एक उचित फैसला देगी और आपको न्याय दिलाने का प्रयास करेगा, क्योंकि आप न्यायालय के समक्ष जो हैं, जैसा आप हैं वैसा ही आप पर क्या कहते हैं, अधिकार जमाने वाला है। सभी वहां पर क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर बात कर लेते हैं यहां पर सामाजिक समता की। तो सामाजिक समता भी किस में आता है, क्या कहते हैं, समानता के अधिकार में आता है। अब समाज के अंदर जो है किसी भी नागरिक को दुकानों या फिर सार्वजनिक भोजनालयों या फिर होटलों, सिनेमा घरों या सरकार द्वारा कोई भी निर्मित स्थल हो, जैसे कि कुआं, जैसे कि जलाशय, जैसे कि सड़क, जैसे कि सार्वजनिक स्थल, इसके प्रयोग पर जो है यह रोक नहीं लगाया जा सकता है। यह सभी पर जो है, इस सभी चीजों पर जो है क्या होता है, तो सभी का समान रूप से हक होता है। जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई सड़क है, तो सड़क का मतलब ये नहीं कि इस पर केवल अमीर व्यक्ति चलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि इस पर सिर्फ हिंदू व्यक्ति चलेंगे, इस पर सभी का अधिकार है। समझ गए ना? तो इसीलिए भाई साहब ये सारी चीजें जो है ये सामाजिक समता है। सामाजिक आधार पर जो है आपको समानता का अधिकार प्रदान करती है कि यह जितने भी चीजें हैं, कोई भी दुकान हो, कोई भी सार्वजनिक भोजनालय हो, होटल हो या फिर कोई भी सिनेमा घर हो या फिर कहे तो सरकार के द्वारा बनाई गई कोई भी ऐसे वस्तुएं जो आपके उपयोग के लिए हैं, उसे आप समान रूप में उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अवसर की समानता। तो देखिए अवसर की समानता जो है यह भी किस में आता है, तो समानता के अधिकार में आता है। अब अवसर की समानता के अर्थों को समझेंगे तो देखिए इसका अर्थ यह है कि केवल मूल वंश, जाति, वर्ण, लिंग एवं धर्म इत्यादि के आधार पर जो है यह राज्य के भीतर किसी भी पेशा या रोजगार नियुक्ति या फिर पदोन्नति करने में किसी भी नागरिक के साथ जो है किसी तरह का भेदभाव किया जाना जो है यह क्या है, तो अनुचित है। और साथ ही साथ चाहे नागरिक स्त्री हो चाहे या पुरुष हो। बातें आपको समझ में तो नहीं आई, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अवसर की समानता की अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिए यहां पर आपको यह बताया जाता है कि अगर आप एलिजिबल हैं, जैसे कि मान लीजिए यदि आप पढ़ रहे हैं अभी, तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति यदि निम्न तबके का है, यानी कि निम्न वर्ण से है, निम्न वर्ग से है, या कोई व्यक्ति उच्च वर्ग से है, तो समझिएगा यहां पर ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने में तेज हैं और यदि आप निम्न वर्ग के हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। आप यदि उच्च वर्ग के हैं, आप पढ़ने में कमजोर भी हैं, तो आपको पास कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अवसर यहां पर जो है यह सभी को मिलते हैं। यदि आप में गुणवत्ता है तो आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, पा सकते हैं। इसमें अगर गुणवत्ता नहीं है तो इसे नहीं मिलेगा। इस तरीके की समानता जो है कहां बनाई गई है, तो यह हमें समानता के अधिकार के अंतर्गत बनाया गया है, जो कि अवसर के समानता के रूप में हमें मिलता है। फिर बात करते हैं अस्पृश्यता का अंत, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी हमारे समाज में अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, छुआछूत। क्या होता है, छुआछूत होता है। आज भी हमारे समाज में जो है भाई साहब यह परंपरा बनी हुई है। आज भी हम कहते हैं ये क्या है, तो फलाने जाति का है। इससे क्या होता है, तो भाई साहब छुआछूत जैसा भाव पैदा होता है। तो इस तरीके की जो है अस्पृश्यता की जो भाव है, इस भाव को जो है हमारे समानता के अधिकार में अंत कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जो है संविधान को हम लोग नहीं मानते हुए आज भी हम इस चीज पर जो है अडिग हैं। बहुत सारी जगहों जो है ऐसा चीज देखने को मिलता है। लेकिन इस चीज को जो है हमारा संविधान ने क्या किया है, तो संविधान के द्वारा अस्पृश्यता का क्या कर दिया गया है, तो अंत कर दिया गया है। अतः अछूत समझी जाने वाली जो जातियां हैं, यह उन्नति के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जा सकती है, उसे विशेष सुविधा उसे प्रदान है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि कोई डोम है, ठीक है, डोम जो कि काफी निम्न तबके के लोग माने जाते हैं हिंदू धर्म में, ऐसा नहीं है कि ये कलेक्टर नहीं बन सकता है। अगर ऐसा होता तो बताइए कि आज हमारा देश जो भारत है भाई साहब, भारत, यह भारत जिस संविधान पर चलती है वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ है, और ये भी तो काफी निम्न वर्गीय परिवार से थे। तो क्यों इसके लिखे हुए संविधान से आज हमारा पूरा देश चल रहा है? इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा संविधान जो है यह अस्पृश्यता का अंत कर चुका है, छुआछूत की भावनाओं को अंत कर चुका है, और इस चीज को क्या करना चाहिए, हमें भी खत्म कर देना चाहिए। अरे भाई क्यों छुआछूत रखना, बताइए। ऐसा तो नहीं है कि हमारे बदन से यदि लाल खून बहते हैं,
हमारे बदन से यदि लाल खून बहते हैं तो ऐसा भी आपने देखा है क्या कि आप जिससे छुआछूत की भाव रखते हो, क्या उसके शरीर से काला खून निकल रहा है या फिर हरा खून निकल रहा है? ऐसा तो नहीं होता है। उसके शरीर में भी क्या होता है भाई साहब, लाल ही खून होता है। वह भी मानव है, आप जिस तरीके से खाते हो उसी तरीके से वो भी खाता है। जैसे आप रहते हो वैसे ही वो भी रहता है। जैसे वस्त्र आप पहनते हो वैसे ही वस्त्र वो भी पहनता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो इस भाव को छोड़ देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, एक और हमें समानता प्राप्त है, वह है उपाधियों का अंत। अब ये उपाधियों का अंत क्या है, इसके अर्थों को समझिएगा। तो देखिए, उपाधियों के अंत के अंतर्गत जो है, इसके द्वारा शिक्षा तथा सेना संबंधी उपाधियों के अलावा जो है सभी तरह की उपाधियों का जो है क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। यानी कि हर चीजों के लिए जो उपाधियां मिलती थी, अब उसे क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। संवैधानिक आधार पर, संवैधानिक आधार पर सिर्फ और सिर्फ जो है शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई जो उपाधि है आपको वो मिलेगी। साथ ही साथ जो है सेना से संबंधित जो भी उपाधियां हैं वो आपको मिलेगी। अब शिक्षा की बात कर लिया जाए तो इसमें बहुत सारे विभाग हो जाते हैं। तो आप उन विभागों में यदि आप प्रदर्शनीय हैं, आप उपाधि के लायक हैं, तो आपको उपाधि प्रदान की जाएगी। इसमें कोई भी क्या होगा, तो भाई साहब भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। ये निम्न तबके के व्यक्ति को भी मिल सकता है, उच्च तबके के व्यक्ति को भी मिल सकता है। ये बस सारी बातें आपको उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि समानता का अधिकार हमें क्या बताता है। समानता का अधिकार जो है हमें भिन्न भिन्न रूप में जो है क्या करती है, तो समान दिखाने का प्रयास करता है। जैसे कानून के समक्ष, जैसे समाज के अंतर, ठीक है, जैसे किसी भी चीजों को पाने की अवसर के समक्ष जो है, इसके साथ साथ ही छुआछूत के भाव को लेकर या फिर उपाधियों के समक्ष, इन सभी चीजों के समक्ष जो है समानता का अधिकार क्या करता है, हमें समान रूप देने का प्रदान करती है। आइए बात करते हैं अब अगले प्रश्न पर। तो देखिएगा आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, स्टार लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन कहता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या करे, विभेद करे। अब देखिए, प्रजातंत्र की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहां पर आ गया प्रजातंत्र। अब उसने प्रजातंत्र को तो जाना ही नहीं भाई साहब। प्रजा यानी कि जनता, प्रजा यानी कि जनता, और जनता यानी कि लोक, जनता यानी कि लोक होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग प्रजातंत्र को ही क्या कह सकते हैं, लोकतंत्र कह सकते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारा जो प्रश्न है वह कह रहा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या करे, अंतर बताइए। तो देखिए समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर कैसे आसान क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट करके बता दो, हमारे भारत में जो है वह किस प्रकार का लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष है या फिर अप्रत्यक्ष? आप लोग कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, छाप दो कि भारत में किस प्रकार की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष। इस दो ऑप्शन में से एक चूज करना है आपको। अब आइए हम लोग समझते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र को या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को। तो देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है, पहले यह समझ लो। फिर प्रजातंत्र तो आप लोगों को मैंने पहले ही समझाया है कि यह एक वैसी शासन व्यवस्था जहां पर क्या होती है, जनता ही सब कुछ होता है। लेकिन प्रत्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो सभी के सापेक्ष, सभी के सामने, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जो भी होगा क्या होगा भाई साहब, प्रत्यक्ष रूप से होगा। कोई भी चीजें जो है वह छुपम छुपाई वाली बातें नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। अर्थात बोले तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किसको कहेंगे, जब भी किसी भी देश के अंतर्गत कोई भी काम हो, ठीक है, तो सारे के सारे नागरिक क्या करते हैं, समय समय पर एक जगह एकत्रित होते हैं। एकत्रित होने के बाद जो है वह स्वयं में उन चीजों पर फैसला करते हैं, सार्वजनिक रूप से क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं, फैसला करते हैं। तो ऐसे रूप में जो है जो शासन व्यवस्था होती है, वैसे शासन व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता है। इसमें कोई जो है प्रतिनिधि जो है चुना नहीं जाता है। लेकिन भाई साहब आपका अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो होता है, जैसे कि हमारे भारत देश में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। कहोगे सर कैसे, तो देखिए, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र इसलिए है क्योंकि यहां पर सब कुछ जनता के हाथ में होता है, लेकिन शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जनताओं के द्वारा प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। और जो भी शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत कोई भी क्रियाविधि होती है, उन क्रियाविधियों के लिए यह जो गठबंधन, यानी कि यहां पर जो मीटिंग होता है, जैसे मान लीजिए, तो एकत्रित कौन होता है, प्रतिनिधि होता है। यहां पर जनता का एकत्रण नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर चीजें जो है जनता के सापेक्ष नहीं होता है, जनता से अप्रत्यक्ष होता है, जनता के परोक्ष में होती है।
कोई भी फैसले अगर लिए जाते हैं तो उसकी सहमति यहां नहीं होती है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है, सारी चीजों के लिए क्या होता है, जनता ही होता है। जनता के ही समक्ष क्या होता है, तो कोई भी कानून व्यवस्था बनाना हो, किसी भी चीजों के लिए कुछ भी करना हो, तो यह सारी बातें जनता के सामने होगी और जनता ही इस पर आखिरी फैसला लेती है। लेकिन इस पर आखिरी फैसला किसका होता है, तो जिस जनप्रतिनिधियों का चुनाव जो है जनताओं के द्वारा किया जाता है उसका फैसला होता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो उम्मीद करता हूं प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है इसको आप समझ गए होंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र होता है जिसमें जनता क्या होती है, तो जनता खुद ही हर निर्णय को करती है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा होता है जिसमें जनता जिस प्रतिनिधि का चुनाव करता है उस प्रतिनिधि के द्वारा ही क्या किया जाता है, तो हर तरह के फैसले किए जाते हैं। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा, आपसे पूछी जा सकती है कि राजनीति शास्त्री एक व्यक्ति थे जिसका नाम था रूसो, और रूसो जो थे भाई साहब यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रमुख समर्थक माने जाते थे। तो आपसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं पेपर में कि भाई साहब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निम्नलिखित में से कौन प्रमुख समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। तो वहां पर अगर ऑप्शन मिले आपको रूसो, तो आप क्या करोगे, रूसो को टिक करोगे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लोकतंत्र में मतदान के क्या महत्व है। मतदान आप लोग जानते हो और आप लोग करते भी होंगे अब, क्योंकि आप लोगों का जो उम्र है यह 18 वर्ष से अधिक हो गया होगा। अब क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 18 वर्ष से आपकी उम्र जो है यह अधिक हो गई है। तो 18 वर्ष जिस व्यक्ति का हो जाता है हमारे भारत देश के अंतर्गत, तो वह एक नागरिकता उसे मिल जाती है हमारे भारत देश की, और वह क्या हो जाता है, भारत का नागरिक हो जाता है। और जैसे ही आप भारत के नागरिक हो जाते हैं तो आपको मत देने का अधिकार हो जाता है, यानी कि वोट देने का अधिकार हो जाता है, अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का क्या हो जाता है, आपको अधिकार हो जाता है। तो अब यहां पर हम समझेंगे कि लोकतंत्र में इस मतदान का क्या महत्व है। तो देखिए, लोकतंत्र में अगर मैं बात करूं तो मतदान जो है एक प्रकार के प्रतीक के रूप में है, एक तरीके के सिंबल के रूप में है। अब वो कैसे है, तो देखिए इसमें क्या होता है, तो प्रभु सत्ता जनहित में निहित होती है, यानी कि जो भी सत्ता जो है भाई साहब, सत्ता का जो निर्धारण होता है वह किसके हित में होता है, तो जनताओं के हित में होता है। किसके हित में होता है, जनता के हित में। फिर बात करें तो देखिए मतदान के लिए ना तो लिंग भेद और ना ही संपत्ति का कोई शर्त होता है। लेकिन बताइए आजकल ऐसा होता है क्या, बिना पैसों का तो चुनाव नहीं होता। आप देखते होंगे जब भी एक छोटा चुनाव, ग्रामीण स्तरीय चुनाव की अगर मैं बात कर लूं, तो बिना पैसे से कुछ नहीं होता है। यहां पर आपको जैसे कि यहां पर बताया जा रहा है, जैसे देखिए किताबों की भाषा अलग है और उसी चीज को धरातल पर लाने की प्रयास करें तो अब जो है चीजें बहुत बदली सी नजर आती है। क्यों, कभी ऐसा देखने को मिलता था जो चुनाव जहां पर जो है कभी भी लिंग भेद का जो है ये इस प्रकार का भाव नहीं होता था कि पुरुष ही चुनाव लड़ेंगे, महिला चुनाव नहीं लड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं देखने को मिलता है, आज भी नहीं मिलता है और कभी पहले भी नहीं मिला करता था। अगर ऐसा होता तो बताइए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी, वह भी महिला थी, वह भी नहीं बन पाती। तो ऐसा ना तो पहले देखने को मिला था और ना ही आज देखने को मिलता है। आज तो पूर्ण रूपेण कहा जाए तो महिलाओं को ही सुपुर्द कर दिया गया है, लेडीज फर्स्ट है। आज मुखिया का चुनाव भी होता है एक छोटा सा, तो उम्मीदवारी कौन करता है भाई साहब, उम्मीदवारी जो है महिला को मिलती है। तो इस तरीके से जो है लिंग भेद जैसी कोई भाव तो है नहीं। लेकिन संपत्ति जैसे शर्तों की अगर बात करें तो क्या कहते हैं, संवैधानिक तौर पर हमें संपत्ति का जो है कोई ऐसा मांग नहीं होता है। क्या, जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, तो चुनाव अगर लड़ते हैं, कोई भी कैंडिडेट अगर चुनावी प्रक्रिया में अपना योगदान देता है, भाग लेता है, तो वहां पर उसको बहुत छोटे से रकम जो है अदा करने होते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए। ठीक, सिर्फ और सिर्फ अपना नामांकन प्रपत्र भरने के लिए उसे छोटा सा एक रकम अदा करना होता है। लेकिन जब इसी चीज को जब बात आ जाती है कि हमें चुनाव जीतना है, तो भाई साहब यहां पर तो सिर्फ पैसे ही पैसे होते हैं। क्या होते हैं, पैसे ही पैसे होते हैं। कुछ भी इस तरह के शर्तों का जो है पालन नहीं होता है। और सबसे बड़ा बात तो आप देखते होंगे, हम बिहार के निवासी हैं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है भाई साहब बिहार में दारू बंद है, लेकिन चुनाव के समय दारू की पेटियों की पेटी की बरसात हो जाती है। होता है कि नहीं? तो इन सभी चीजों में पैसा तो लगना है। तो बताइए बिना पैसों का आज चुनावी दौर संभव है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमें जो है संवैधानिक तौर पर कहा जाता है कि मतदान में ना तो कभी भी लिंग का भेद होता है, यानी कि लिंग में भेदभाव देखने को मिलती है, और ना ही इसमें कोई संपत्ति का कोई शर्त होता है। साथ ही साथ जो है मतदान राजनीति और सामाजिक चेतना को क्या करती है, विकसित करने का एक साधन सा है। ठीक है, ये क्या करता है, लोगों के अंदर जो है अपनी चेतना राजनीतिक रूप से लोगों को या फिर सामाजिक रूप से जो है लोगों को जागृत करने का प्रयास करती है। इसके अंतर्गत आप कम से कम इतना तो जरूर सोच पाते हैं कि कौन से कार्यकर्ता या फिर कौन से जो है जनप्रतिनिधि जो है यह हमारे लिए उचित होगा,
इसे हम किस आधार पर वोट दें, इसे हम किस आधार पर अपना जनप्रतिनिधि चुने। कम से कम इतना तो आप राजनीतिक तौर तरीकों से सोच सकते हैं। समाज के कल्याण के लिए भी सोचते हैं कि भाई हाँ, फन्ना आदमी अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री बना तो इस बार जो है हमारे सामाजिक तौर तरीकों में सुधार आ जाएगा, हमारे शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ जाएगा। इस तरीके से जो है इन सभी पहलुओं को देखते हुए हम चुनाव करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से जो कहा जाए तो लोकतंत्र में मतदान का काफी ज्यादा योगदान है। साथ ही साथ मतदान से नागरिकों के स्वाभिमान की भावना को जो है क्या होता है, तो स्वाभिमान की भावना भी पैदा होती है लोगों के अंतर्गत। आइए बात करते हैं अब अगला प्रश्न। तो आपका अगला जो कि 10वां क्वेश्चन कहता है क्या, तो 10वां नंबर क्वेश्चन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। समझिए, न्यायपालिका जो कि हमेशा स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर न्यायपालिका जिस दिन जिस देश का बिक जाए, समझिए कि उस देश का अंत जो है अब शुरू हो चुका है, क्योंकि यह एक क्या है, तो किसी देश का एक स्तंभ है, एक खंभा है। क्या है? एक खंभा। और किसी घर का अगर खंभा टूट जाए मेरे भाई, तो समझिए कि वह घर गिरना ही है। तो उसी प्रकार से न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वह कब तक रहेगी, जब तक यह बिकी नहीं है। जब बिक जाएगी भाई साहब तो क्या होगा, इसकी स्वतंत्रता छिन्न हो जाएगी। समझ में आई बात। तो चलिए अब हम जानते हैं न्यायपालिका के स्वतंत्रता के बारे में कि आखिर आप न्यायपालिका के स्वतंत्रता से क्या समझते हैं। तो देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, यानी कि इसकी जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसे हमेशा के लिए कायम रखने के लिए, इसे कोई छीन भिन ना कर सके, इसके लिए जो है कुछ उपाय किए गए हैं। उपाय क्या किए गए हैं, तो सबसे पहला उपाय ये है कि इसमें जो न्यायाधीश होता है, जिसको हम लोग जज कहते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो जज की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, बताइए कि न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय में, तो आप क्या कहोगे, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फिर बात करेंगे, देखिए न्यायाधीशों की योग्यता का वर्णन जो है यह संविधान में किया गया है कि न्यायाधीशों की क्या योग्यता होनी चाहिए, उसकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, वह भारत का निवासी होना चाहिए, भारत का निवासी नहीं है तो क्या, इस तरीके की कुछ क्राइटेरियाएं बनाई गई है। वह किसके लिए, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। फिर बात करें तो न्यायाधीश एक निश्चित आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि उसकी एक निश्चित उम्र अवधि होती है, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। फिर नए न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। फिर बात करें तो न्यायाधीशों को केवल जो है महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, अन्यथा वह अपने आयु सीमा तक जो है सेवानिवृत्त नहीं हो सकते हैं, अपने आयु सीमा तक जो है अपने पद पर कायम रह सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिएगा, आपका 11 नंबर क्वेश्चन आज के इस क्लास का कहता है क्वेश्चन की उत्तर व्यवहारवाद को समझाइए। अब उत्तर व्यवहारवाद क्या है, देखिए अगर मैं बात करूं उत्तर व्यवहारवाद की, तो इससे पहले आपको समझना होगा व्यवहारवाद को। किसको समझना होगा, व्यवहारवाद को, कि आखिर व्यवहारवाद क्या है। तो व्यवहारवाद के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो यह एक तरीके से कहे तो एक क्रांति के रूप में था। क्या था, एक तरीके से कहे तो यह एक क्रांति के रूप में था, जिसका जनक किसको माना जाता है, तो डेविड स्टन को माना जाता है। किसको माना जाता है, डेविड स्टन ने इसकी क्या करी थी, तो शुरुआत करी थी। और ठीक उसी प्रकार से जो है डेविड स्टन के द्वारा ही क्या किया गया, तो उत्तर व्यवहारवाद का भी शुरुआत किया गया। और यह उत्तर व्यवहारवाद जिसे हम लोग नव व्यवहारवाद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नव व्यवहारवाद भी कहते हैं। अब आखिर इसकी जरूरत क्यों होती है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद जिसके संस्थापक डेविड स्टन हैं, डेविड स्टन ने क्या किया था, तो व्यवहारवाद की रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण क्या किया, तो 1969 ईस्वी में एक क्रांति की शुरुआत की। और यह क्रांति किसका रूप ले लिया, तो उत्तर व्यवहारवाद का रूप ले लिया, जिसे हम लोग नव व्यवहारवाद के रूप में जानते हैं। अब क्या होता है, व्यवहारवादी आंदोलन जब अपनी सफलता की चरम सीमा पर था, यानी कि जब उस वक्त सफलता की ओर अग्रसर हो रहा था, उसी संदर्भ में क्या होता है, तो विश्व के अंदर जो है, विश्व समाज में अनेक तरह की जो है सामाजिक और राजनीतिक संकट सामने आ जाता है, जैसे कि बमबारी जैसी घटनाएं, ठीक है, इस तरीके की कई सारे जो है द्वंद्व युद्ध, ठीक है, दो देशों के बीच में होने वाले युद्ध, ठीक है, इस तरीके की कई सारी जो है घटनाएं सामाजिक रूप से या फिर राजनीतिक रूप से संकट बनकर सामने आ गई, जिससे व्यवहारवाद जो है क्या हो गया, प्रभावित हो गया। अब व्यवहारवाद इन समस्याओं को उचित व्याख्या करता या फिर उसका निपटारा ढूंढता। इसी में क्या हो गया, तो वह कहा जाए तो एक तरीके से उलझ गया। और उलझने के दौरान ही क्या किया, तो उन्होंने राजनीति को एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में बताना शुरू कर दिया। यानी कि व्यवहारवाद जो था, जिसके कारण जो है क्या हुआ, तो राजनीति को एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, अब ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए क्या होता है, तो जब यह ऐसी परिस्थिति सामने आ जाती है तो मूल्य की निरपेक्षता और क्या कहते हैं, तो प्राविधियों का क्या होता है,
तो वास्तविक रूप से हनन होना शुरू हो जाता है। अब इसके उत्तरदायित्व को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए डेविड स्टर्न ने क्या किया, तो व्यवहारवाद को क्या किया, तो उत्तर व्यवहारवाद से तोपने का, यानी कि कहा जाए तो इस पर दबाने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब होता क्या यहां पर समझिए। तो उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत जो है, उत्तर व्यवहारवाद को परिभाषित करते हुए डेविड स्टर्न ने कहा कि यह एक तरीके की एक ऐसी क्रांति है जो कि एक वास्तविक क्रांति है, और यह सिर्फ और सिर्फ क्रांति नहीं है, यह एक प्रकार की विकास की प्रक्रिया है। और यह सिर्फ विकास की प्रक्रिया नहीं है, यह क्या है, तो यह अनुरक्षण है, यह आगे दिशा दिखाने का एक तरीके से कहा जाए तो एक पहल की शुरुआत है। साथ ही साथ यह जहां से पीछे हटना जो है संभव नहीं है, या पीछे होने की जो है, या पीछे हटने की, या फिर किसी घटनाओं से मुंह मोड़ लेने की जो है यह प्रवृत्ति नहीं रखता है। ऐसा किसके द्वारा बताया गया, डेविड स्टर्न के द्वारा उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बताया गया। तो उम्मीद करता हूं आप उत्तर व्यवहारवाद को समझ गए होंगे। आइए अब आज के इस क्लास के आखिरी प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका वह है उत्तर आधुनिकतावाद। अभी आपने देखा उत्तर क्या कहते हैं, तो व्यवहारवाद। अब यहां पर हम लोग समझेंगे उत्तर आधुनिकतावाद को। तो आखिर ये उत्तर आधुनिकतावाद क्या है। तो उत्तर आधुनिकतावाद की अगर मैं बात करूं, तो आधुनिकतावाद में पाए जाने वाले 4 तत्वों को मुख्य रूप से हम बता सकते हैं। वह कैसे बता सकते हैं, तो जैसे कि देखिए, विश्व राजनीति में तथा व्यवहारिक राजनीति में शक्ति किस प्रकार कार्य करती है, यह उन तत्वों को उभारने का प्रयास करना, यह किसका काम है, तो भाई साहब उत्तर व्यवहारवाद का। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, तो भेदों के अंतर और इसके विविधताएं, साथ ही साथ बहुलता, सड़ीले लक्षणों को प्रकाश में लाना, और इन विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों को राजनीतिक साहित्य जो है उनकी भूमिकाओं के महत्व को समझाना, यह किसका काम है, तो भाई साहब यह आधुनिकवाद का काम है। साथ ही साथ बात करें तो प्रगति एवं विकास के सभी अवधारणाओं को रद्द करना तथा उसके अस्तित्व को चुनौती देना, इसके साथ सार्वभौमिक एवं विवेकता को जो है एक मिथ्या बताना, यह किसका भाई साहब उत्तरदायित्व है, यह कौन बताता है, तो यह उत्तर आधुनिकतावाद बताता है। तो ये सारे तथ्य जो है भाई साहब किससे रिलेटेड थे, तो आपके उत्तर आधुनिकतावाद से रिलेटेड थे। तो उम्मीद करता हूं आज के इस क्लास में जो मैंने आपको 12 क्वेश्चंस बताया है, यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आई है, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, आप इस क्लास को 2 से 3 बार रिवाइंड करके सुनने का कोशिश कीजिएगा। स्पीड दोगुना कर लीजिएगा, आपको अगर नहीं होता है तो दोगुना स्पीड करके आप इसे कान में ईयरफोन लगा के अच्छे से सुनिए, ताकि आपको जो है चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ सके। साथ ही साथ आपको एक और काम करना है, इसे आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम तक राइटिंग करने का प्रयास कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको क्या हो, तो लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए, और ज्यादातर आप जब इसे लिखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको याद रहेगी। तो अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगती है, बस अपने भाई के लिए एक छोटा सा काम करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। विशेष आप लोगों के साथ अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।